चलिए तो देखिएगा मौर्योत्तर काल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कि हम मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल की कहानी स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मौर्य काल जो है ये किस तरीके से अपने विस्तार को प्राप्त करता है, एक राज्य के विस्तार को देखता है और उसके बाद जो है अंततः समय में मौर्योत्तर काल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात आपको समझने वाली बात है कि मौर्योत्तर काल का जो समय रहा है, ठीक है, एक कमजोरी का समय रहा है। कमजोरी क्यों? क्योंकि मौर्योत्तर काल बेसिकली क्या है कि अशोक के बाद जितने भी उसके उत्तराधिकारी आए वो सक्षम उत्तराधिकारी के तौर पर नहीं जाने जाते हैं। ठीक है, पहला याद रखिएगा, पहली घटना अगर हम यहाँ पर एक चीज को बात करें तो देखिए मौर्य काल का विस्तार अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको समझाता हूँ, समझिएगा। यहाँ पर एक जो पिक्चर है आपका, ठीक है, उस पिक्चर में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपका, ये जो है आपका मौर्य काल का विस्तार है। ये आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ये भारत का पूरा मैप है और इस मैप में ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा मौर्य काल का विस्तार है। यानी इतना विस्तार भारत का या भारत के क्षेत्र के केंद्रीकरण का, ठीक है, कहीं भी नहीं था। यानी इसका केंद्र कहाँ है? तो ये मगध जो क्षेत्र है आपका, ये इसका केंद्र था, इस क्षेत्र का केंद्र है जहाँ पर शासन के लिए मुखिया बैठा करता था। ठीक है, और इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? तो अब उसके बाद यानी अशोक के बाद जितने भी उत्तराधिकारी हुए, उन उत्तराधिकारियों के पास इतनी सक्षम क्षमता नहीं थी कि वो इस पूरे क्षेत्र को प्रॉपर तरीके से शासन के अधीन ला सकें। ठीक है, और यही कारण है कि शुरुआती दौर में ही बिंदुसार के समय जो है विद्रोह देखने को मिल जाता है। ठीक है, मतलब हमेशा आपको एक बात पता चलेगा कि आप कितने भी अच्छे शासक हों लेकिन आपका विद्रोह करने वाले या आपके विरोध करने वाले हमेशा मिलेंगे। चाहे आप पूरे भारत के इतिहास को देख लीजिए या अभी के प्रधानमंत्री के समय भी देख लीजिए। ठीक है, आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए लेकिन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर निकाल कर आपको टोकेंगे ही और आपका विरोध करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए हर किसी व्यक्ति में ये क्षमता उतना ही अच्छी हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बहुत अच्छे प्रधानमंत्री माने जाते थे, वो 13 दिन के में अंदर जो है उनकी सरकार गिर गई थी। 13 दिन के अंदर। आगे आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगा कि प्रधानमंत्री वो भी अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको 13 दिन के अंदर सरकार गिर गई जिनकी। ठीक है, सिर्फ 13 दिन में प्रधानमंत्री के पद से गिर गए, हट गए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति का मतलब यह है कि हमारे भारत के या प्रजातंत्र के जैसे स्थिति में अगर हम प्रधानमंत्री खुद बनाते हैं तो ये तो राजतंत्र व्यवस्था था। ठीक है, और राजतंत्र व्यवस्था में विद्रोह या विरोध करने के लिए सबसे ज्यादा लोग आगे आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा से आप देखेंगे कि हर जगह पर, हर प्रांत में, हर क्षेत्र में, अभी आप देख रहे हैं मणिपुर का केस। ठीक है, तो मणिपुर में भी सेम चीजें ऐसे ही देखने को मिलती है कि जो विद्रोह या विरोध का समय आ गया है। ठीक है, तो एक बात को समझिएगा कि जो मौर्योत्तर काल है, ठीक है, मौर्योत्तर काल की जो शुरुआत है वो मौर्य काल के बाद का समय है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो मौर्योत्तर काल है इसकी शुरुआत और इसका नामकरण इसी कारण से हो पाता है क्योंकि मौर्य काल के बाद ऐसा कोई भी काल या ऐसा कोई भी शासक नहीं बना जो इतना बड़ा विस्तार साम्राज्य को स्थापित कर सके या उसका केंद्रीकरण कर सके। तो पहला कारण आपको समझ में आ रहा है कि मौर्योत्तर काल का उत्पत्ति क्यों हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इसकी उत्पत्ति के कारण का और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसका विस्तार कहां से कहां तक हो गया था। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि मौर्योत्तर काल में आप दो चीजों को पढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको एक बात बताया था कि ये जो क्षेत्र है आपका यहां से यहां तक का, ये सेल्यूकस का क्षेत्र है। अब ये सेल्यूकस कौन है? सेल्यूकस कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, सिकंदर का सेनापति, सिकंदर ने आक्रमण किया। ठीक है, आक्रमण करने के बाद कुछ क्षेत्रों को, भारत के कुछ क्षेत्रों को ये विजय प्राप्त किया और साथ ही साथ ये यूनान के क्षेत्र का था। ठीक है, तो यूनान के क्षेत्र से लेकर इसका एम्पायर बहुत बड़ा था, सिकंदर का एम्पायर बहुत बड़ा था। ठीक है, वो भी सेम तरीके से काफी बड़ा क्षेत्र जीत चुका था और वहां पर शासन कौन करता था? सेल्यूकस करता था। सेल्यूकस की कहानी भी आपको सुनने को मिलेगी कि सेल्यूकस जो है, अब ये भी तो जीवित हमेशा नहीं रहेगा, इसके भी तो चीजें बदलती जाएंगी। अशोक इधर खत्म हो रहा है तो इधर आगे चीजें बदल रही हैं, उधर भी बदलेगा। तो सिकंदर के उत्तराधिकारी यानी सेल्यूकस के भी उत्तराधिकारी वैसे ही हो गए जैसे इधर अशोक के उत्तराधिकारी हो रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों जगह पर ऐसा हुआ है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। एक बड़ा सा मिस्री का ढेला समझ लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ रख दिया गया है, सभी लोग इसको खा रहे हैं, सभी चींटियां खा रहे हैं, लेकिन जब खत्म होगा तो भागेंगे इधर से उधर। सेम यही चीज यहाँ पर भी होता है। तो ये दो चीजें आपस में क्लैश करेंगी बार बार। ठीक है, मतलब भारत का जो क्षेत्र है यहां से लोग जो है अपने आप को एक राजतंत्र के तौर पर अपने आप को स्वतंत्र करेंगे और साथ ही साथ इधर के लोग भी स्वतंत्र करेंगे और सभी लोग कोशिश करेंगे। देखिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कमाने के लिए ऐसे जगहों पर ढूंढेंगे जहां पर पैसा ज्यादा है। तो यहाँ के लोग भागकर इधर भारत की तरफ आने लगेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत के जो पुराने लोग हैं, मतलब जहां पर भारत
पर आक्रमण कुछ लोग किए थे, वह उनके पास पैसा काफी ज्यादा हो गया था। सिकंदर के पास बहुत ज्यादा पैसा हो चुका था, ठीक है, ईरानियों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ चुका था। क्यों? भारत पर आक्रमण किए थे इन्होंने, तो भारत पर जो भी आक्रमण करता था उसको पैसा बहुत मिलता था। तो सब सोचते हैं कि क्यों ना, अगर हम लोग को केंद्रीकरण में राजा बनना है या शासक करना है तो हमको पैसे की जरूरत होगी। तो वो लोग क्या करते हैं, इधर की तरफ, आपके भारत की तरफ आक्रमण करना चालू कर देंगे। तो यहां पर आपको समझना है कि इन आक्रमणकारियों में, ठीक है, इन आक्रमणकारियों में आपको कुछ बिंदु को समझना है कि भारत के अंदर शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश जो है ये मौर्योत्तर काल यानी कि उत्तराधिकारी है एक तरीके से देखा। हालांकि आप ये समझिएगा कि इनका कलेक्शन नहीं है, कनेक्शन इस तरीके का नहीं है, लेकिन इनका कनेक्शन कैसा है, तो देखिए शुंग वंश के जो संस्थापक हैं वो वृद्धत को मारते हैं, शुंग वंश के जो अंतिम राजा है कर्ण वंश उसको मारता है, ठीक है, और उसके बाद फिर सातवाहन वंश आ जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि यहां पर दो प्रकार के उत्तराधिकारी युद्ध चालू हो रहे हैं, एक है विदेशी उत्तराधिकारी और एक है आपके जो कि घर के अंदर ही हैं उन वैसे उत्तराधिकारी, ठीक है। मतलब ये उत्तराधिकारी आपस में, शुंग वंश बेसिकली क्या है, तो ये ब्राह्मण समाज का एक वंश है, ठीक है, यानी ब्राह्मण जो है ब्राह्मण वंश का एक वंश है। तो अब यहां पर आपको समझने वाली बात है कि ये जो भारत का विस्तार है, ये भारत जो है इसके अंदर जो है और बाहर जो है ये दोनों उतल पुतल होने वाली घटना जो है प्रारंभ हो रही है और इसको कहा जाता है मौर्योत्तर काल, ठीक है। अब इसको समझते हैं, वापस देखिएगा, आते हैं वापस, अब शुरुआत से इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, तो देखिए मौर्योत्तर काल बेसिकली क्या है और इसकी कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अशोक के समय से भारत में बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया। अशोक जो है बौद्ध धर्म को बहुत मानता था, ठीक है, और साथ ही साथ वो बौद्ध धर्म को बहुत वैल्यू करता था और उसने एक प्रण लिया था कि मैं हथियार नहीं चलाऊंगा, ठीक है, और बौद्ध धर्म आगे बढ़ता गया। और एक समय आया जब बाकी धर्म वालों ने देखा कि बौद्ध धर्म को इतना विस्तृत किया जा रहा है कि अन्य धर्म जो है ये कहीं ना कहीं संकुचित हो जा रहे हैं, छोटे स्तर में आ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कंप्रेस होकर किसी छोटे छोटे हिस्से में दब जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो धर्म वाले उद्वेलित हो जाएंगे कि हमारे धर्म की वैल्यू नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये पहला चीज होता है कि जो उसका सेनापति था, वृद्धत का सेनापति कौन, पुष्यमित्र, ठीक है, पुष्यमित्र, इसने वृद्धत की हत्या कर दी, ठीक है। ये पहला कारण है कि अपने धर्म को या वैष्णव धर्म को या ब्राह्मण धर्म को अपनाने हाँ, तो इसको विस्तार करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, इसका विस्तार करने के, ब्राह्मण धर्म का विस्तार करने के लिए इसने क्या कर दिया, राजा की हत्या कर दी। ये पहला कारण है मौर्योत्तर काल के प्रारंभ होने का, ठीक है। दूसरा कारण सुनिएगा, दूसरा कारण है कि पुष्यमित्र शुंग जो है ये जानता था कि अगर आप बौद्ध धर्म में हैं, ठीक है, अगर आप बौद्ध धर्म में हैं तो बौद्ध धर्म के साथ आप कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म का अपना मान्यता है, नीति है कि आप युद्ध नहीं करने वाले इसमें, ठीक है। तो वृद्धत जो है युद्ध से मना कर दिया था और उधर यमन का आक्रमण हो गया था। ये आक्रमण आपको दिख रहा है, इसमें सबसे पहला आक्रमण आपको मिलेगा हिंद यमन का आक्रमण, ठीक है। तो हिंद यमन का जो आक्रमण है, ठीक है, इसे इंडो ग्रीक वॉर भी कहते हैं, ठीक है। तो इंडो ग्रीक वार या फिर इंडो ग्रीक जो है ये बेसिकली यूनान से ही आए हैं, वही यूनान जो सिकंदर की फैमिली से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सिकंदर, देखिए भारत के बाहर सिकंदर की कहानी और भारत के अंदर अशोक की फैमिली की कहानी, ये दोनों एक दूसरे से क्लैश करने वाली है और यही समय है आपका मौर्योत्तर काल का, ठीक है। अब इसी के बाद देखिएगा कि मौर्योत्तर काल के संबंध में आपको तीन बातें याद रखनी है। पहला कि आप शुंग वंश को पढ़ते पढ़ते हिंद और यमन को भी साथ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मतलब विदेशी आक्रमण भी इसके साथ पढ़ेंगे और ये विदेशी आक्रमण का दौर दूसरा है, याद रखिएगा। पहला दौर कौन था, ईरानी और यूनानी था। दूसरा दौर है आपका, अब आ चुका है हिंद यमन का जो विदेशी आक्रमण होगा और ये किसकी फैमिली वाले होंगे, सिकंदर के ही फैमिली है, ठीक है। यानी जो सेल्यूकस जो था, सेल्यूकस की फैमिली में, याद रखिएगा, देखिए सेल्यूकस पहली बार में सेनापति था किसका, सिकंदर का। सिकंदर जब उसकी सेना के मनोबल टूटने के कारण, ठीक है, सेना जो है बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, आगे भारत में प्रवेश नहीं करूंगा, तो वो बोलता है कि ठीक है अब वापस चलते हैं। बेबीलोन में जाते जाते उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, सेल्यूकस को वहां पर गवर्नर बना के राजा बना देता है ताकि आप मेरे क्षेत्र को अब शासन करेंगे, ठीक है। अब सेल्यूकस चला गया, उसका पुत्र है सेल्यूकस द्वितीय, उसका वो भी मर गया, सेल्यूकस तृतीय आ गया है। तो अब जो है सेल्यूकस तृतीय का समय जो है, अब ये महत्वपूर्ण हो गया कि सेल्यूकस तृतीय भी शासन को नहीं संभाल पा रहा था। तो बैक्टीरिया और पर्शियन, याद रखिएगा, पर्शिया, ठीक है, दो क्षेत्र याद रखिएगा, बैक्टीरिया और पर्शिया। अभी आपने सुना बैक्टीरिया को जीता था, ठीक है, उस समय अभी थोड़ा दिन पहले हमने इससे पढ़ा था। तो बैक्टीरिया और पर्शियन के जो लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया सेल्यूकस तृतीय के विरुद्ध में, ठीक है। और यहां से कहानी आ जाती है कि आप जो है विदेशी आक्रमण यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मौर्योत्तर काल के समय याद रख लीजिएगा कि बाहर की तरफ जो आक्रमण हो रहा है वो सबसे पहला आक्रमण है हिंद यमन आक्रमण, ठीक है, इंडो ग्रीक
ठीक है। दूसरा आप यहां पर पढ़ेंगे कि इसमें जो वृद्धत की कहानी है, उसी कहानी को देखते हुए वृद्धत को पहला मारा क्यों गया, इसका हत्या कारण क्या था। तो आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए कि इसको मारने कारण सिर्फ एक ही था, देखिए वो था बौद्ध धर्म को मानने वाला, दूसरा उसने युद्ध करने से मना कर दिया था। ठीक है, एक राजा जो ये बोले कि उधर से आप ये समझ के देखिए कि आपका साम्राज्य है और आप बोल दें कि उधर से साम्राज्य में आक्रमण हो रहा है, आपकी प्रजा मर रही है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा। ठीक है, तो बाकी आपके लोग क्या करेंगे, आप सोचिए आपकी प्रजा क्या करेगी। तो प्रजा नाखुश हो गई पहले ही, तो इसका फायदा उठाया किसने, सेनापति ने। बोला अब तो मैं राजा बन सकता हूं, इसको मार देता हूं, राजा बन जाऊंगा, और इस तरीके से ये राजा बन गया। ठीक है, तो राजा इस तरीके से ये डेवलप होता है, यानी राजा का जो वैल्यू है अब यहां पर आता है इस तरीके से। ठीक है, अब समझिएगा कि जैसे ये राजा बनता है, ठीक है, और उसके बाद युद्ध स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो पुष्यमित्र शुंग है ये सेनापति से राजा कैसे बना। ठीक है, पहला कारण तो आपको समझ में आ गया कि वृद्धत को मारा क्यों, बौद्ध धर्म के कारण। दूसरा कारण समझिएगा कि ब्राह्मण धर्म को आगे बढ़ाना था, वैष्णव धर्म को वापस लाना था। ठीक है, इसको वैष्णव धर्म का पुनर्स्थापन भी कहा जाता है। यानी भारत के इतिहास में देखिए बौद्ध धर्म काफी लंबे समय से चला आ रहा है। ठीक है, बौद्ध धर्म जैन धर्म आ रहा है, तो उसके बाद बौद्ध धर्म की समाप्ति का या उसके संकीर्ण, अब पुष्यमित्र ने क्या किया था, आपने इससे पहले पढ़ा था कि अशोक ने बनाया था 84,000 स्तूप बनाए थे, इसने सबको तोड़वा दिए। तो पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 जो है स्तूप बनाए गए थे, जो कि अशोक के द्वारा बनाए गए थे, ये सबको तोड़ा दिया। क्या है, क्यों, क्योंकि बौद्ध धर्म की स्थापना ये समझता था कि ये ब्राह्मण धर्म को संकुचित करता है। ठीक है, यानी ये धर्मों की भी लड़ाई थी एक तरीके से। ठीक है, तो यहां पर आप शुरुआत करेंगे हम लोग शुंग वंश को, उसके बाद हम पढ़ेंगे कर्ण वंश को, और उसके बाद पढ़ेंगे सातवाहन वंश को। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है आपके दिमाग पे कि एक भारत का बहुत बड़ा हिस्सा जो कि मौर्य काल में अशोक ने बना कर दिया था अपनी फैमिली को, और वृद्धत अंततः उसे खो देता है। ठीक है, और इसे खोने का कारण यह है कि पहला बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध धर्म को मानते हुए इसने युद्ध करने से मना कर दिया। तो ये बात देखते हुए प्रजा नाखुश थी, और उसी के साथ जो है सेनापति के हौसला अफजाई करने के लिए सेनापति ने वृद्धत की हत्या कर दी, और इस तरीके से मौर्योत्तर काल का प्रारंभ हो जाता है। और इस काल को हम अलग अलग वंशों के हिसाब से बांटते हैं। ठीक है, इसको मौर्योत्तर काल इसलिए कहा जाता है, केवल शुंग वंश या कर्ण वंश इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि इस समय जो है, अब समझिए भारत का जो क्षेत्र है वो इतना बड़ा था उस समय मौर्य काल में कि भारत का पूरा क्षेत्र मौर्य काल में आता था। ठीक है, पूरा क्षेत्र आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इधर देखेंगे तो धीरे धीरे मगध का क्षेत्र, जैसे ही कर्ण वंश या मेघवाहन वंश आ जाएगा तो केवल इतना ही बड़ा राज्य बच जाएगा, सब कोई ना कोई छीन लेगा हर जगह को। एग्जाम्पल के देखिए, ये जो है सातवाहन एम्पायर हो गया। ठीक है, ये वेस्टर्न शक इन्हें कहा जाता है, कुषाण वंश यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और ये इंडो कुश वाला क्षेत्र हो गया, गांधार वाला क्षेत्र, यानी सभी क्षेत्र अब छीन चुके हैं। भारत का कोई भी क्षेत्र अब एकीकरण में नहीं जुड़ा है, सब छोटे छोटे राजाओं के तौर पर विभक्त हो जाएंगे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मौर्य के उत्तराधिकारी राजवंश। इसको मौर्य के फ्री में बटे हुए हैं। मतलब जैसे ऐसा देखिए कि कोई फैमिली है, उस फैमिली में उसका बेटा जब बहुत अच्छा नहीं होता, यानी कि उसके राज्य का विस्तार नहीं करता है, तो उसके मामा, उसके चाचा, उसके जो अलग अलग फैमिली, उनके बेटे को ये फ्री में मिलता है। तो ये उसी तरीके का है कि उनके बाकी उत्तराधिकारी जो कि उसके रिलेटिव ही नहीं है, फिर भी वहां पर कहीं ना कहीं इस राजवंश का एक हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पर शुरुआत होता है आपका शुंग वंश का। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग सुनते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें शुंग वंश, देखिएगा। तो शुंग वंश में सबसे पहले याद रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों को दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, एक देसी उत्तराधिकारी और दूसरा विदेशी उत्तराधिकारी। ठीक है, देसी उत्तराधिकारी में कौन कौन आता है, उसमें आता है आपका शुंग वंश, कर्ण वंश, मेघवाहन वंश और आपका सातवाहन वंश। हालांकि इनके समय में बहुत छोटी कहानी है, 2 मिनट में खत्म हो जाता है मेघवाहन वंश का समय। ठीक है, मतलब बहुत लंबा समय इनका नहीं रहा है मेघवाहन वंश का। लेकिन विदेशी उत्तराधिकारी में आप देखेंगे इसमें नाम आता है एक व्यक्ति का, मिनांडर। ठीक है, तो मिनांडर का समय जो है आप इतना इंपॉर्टेंट समझिए, जो सिकंदर से ज्यादा राज्य को जीता था, यानी सिकंदर को भी एक कदम आगे पीछे छोड़ने वाला, ठीक है, जो व्यक्ति है उसका नाम है मिनांडर। तो आगे आप पढ़ेंगे विदेशी उत्तराधिकारी में, जिसमें आता है आपका यवन, हिंद यवन, सीथियन, कुषाण। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये विदेशी उत्तराधिकारी हैं, जिसमें शुंग वंश के समय कौन सा आक्रमण होता है, हिंद यमन आक्रमण होता है। शुंग वंश के समय आप पढ़ने वाले हैं इसको। ठीक है, तो देखिए अभी तक आपने जितना पढ़ा पूरे भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ा, जब शुरुआती समय से लेकर पूरा सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, वैदिक सभ्यता पढ़ा। ठीक है, उसके बाद आप महाजनपद काल में आए, महाजनपद काल से आप आगे बढ़ रहे हैं। अब जो है पहले ये कुछ इस तरीके का हुआ करता था, आप ऐसे समझ सकते हैं
यानी इतिहास कुछ ऐसा जाने वाला है, ठीक है। तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा ही पैराग्राफ या मैटर आना चाहिए, यानी आप यहाँ से शुरुआत किए जब एक एक बिंदु से ये चीज़ें चढ़ती चली गई हैं, और उसके बाद जो है अब ये ऐसे विस्तार होता जाएगा, अलग अलग राजवंश आएंगे, अलग अलग चीज़ें फैलती चली जाएंगी, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो पहले शुरुआती समय में भारत के इतिहास में आपको सिर्फ सभ्यताएं मिलती हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो जब महाजनपद काल, मतलब लोग जो है इस बात को समझ जाते हैं कि लोग महत्वाकांक्षी हैं, अधिक से अधिक शक्ति चाहते हैं, उसके बाद ये इसका विस्तार होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो आज आप जहां पर पहुंच चुके हैं ये है मौर्योत्तर काल, और यहां पर मौर्य साम्राज्य को दो भागों में बांटा गया है, एक देसी और दूसरा विदेशी, ठीक है। विदेशी वो लोग हैं जो सिकंदर के समय से जुड़े हुए थे, ठीक है, उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो, और देसी वो लोग हैं जो मौर्य साम्राज्य के बाद जो है वहां पर स्थापित होने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। सबसे पहले यहां पर हम लोग उसके साक्ष्य की बात करेंगे कि किस किस साक्ष्य से क्या क्या जानकारी मिलती है, ठीक है, यानी एविडेंस की बात करेंगे हम लोग कि कौन से एविडेंस से क्या जानकारी मिलती है। याद रखिएगा मौर्योत्तरकालीन प्रमुख अभिलेख, ठीक है, तो ये इंस्क्रिप्शन है जो कि ये एविडेंस के काम करती है कि मौर्योत्तर काल में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा कुछ नाम आपको याद रखना है। सिनकोट अभिलेख, ठीक है, ये सिनकोट अभिलेख क्या है, मिनांडर शासक के समय बनाया गया अभिलेख है, सिनकोट अभिलेख याद रखिएगा। अभी आपको बहुत सारे नाम से सुनने हैं, ठीक है, तो हालांकि आपको याद नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आप कम से कम अपनी कॉपी में लिखकर एक बात याद रखेंगे कि जब भी आप इसको रिवाइज करेंगे तो थोड़ा बहुत इसके नाम से परिचित होंगे कि इस नाम का कोई अभिलेख रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला है सिनकोट अभिलेख, तख्तेबही अभिलेख, पंचतर अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। इसमें आपका सबसे ज्यादा नाम इसका आता है, बार बार आप इसको सुनेंगे, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन गुजरात का क्षेत्र, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ज्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद तख्तेबही अभिलेख, गोडो फर्निस, पंचतर अभिलेख जो है कुषाण के समय का है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, अभिलेखों में ये जानकारी मिलती है कि मौर्योत्तर कालीन जो समय घटना घटी है वो क्या क्या जानकारी देती है, ठीक है। देखिए हमारे भारतीय साक्ष्य जो हैं या भारत में प्राप्त जो ऐसे इतिहास के साक्ष्य हैं जो इसी अभिलेखों से हमको जानकारी मिलती है कि क्या क्या घटना घटी है और आज आप तक पहुंच पाता है कि हमारा इतिहास क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, और भी अभिलेख हैं और कुछ अभिलेख के नाम याद रखिएगा। उसके बाद है आपका नानाघाट अभिलेख, ठीक है, नानाघाट अभिलेख याद रखिएगा। तो यह है नागनिका, शासक का नाम नागनिका, नासिक अभिलेख, गौतम बलश्री, अयोध्या अभिलेख, धनदेव और बेसनगर अभिलेख हेलियोडोरस, ठीक है, ये शासक के नाम है। हो सकता है कि आपने पहली बार ये नाम सुना हो, लेकिन यकीन कीजिए ये बार बार आपको सुनने को मिलेगा आगे जाके इतिहास में, अभी ये बार बार आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अभी साक्ष्यों के तौर पर आपको ये कनेक्टिविटी देना होता है कि कौन सा अभिलेख किस शासक का है और इससे क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। तो यहां पर हमको थोड़ा सा इस पॉइंट को थोड़ा सा फोकस करेंगे कि अभिलेखों में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो देखिएगा नानाघाट अभिलेख नागनिका के समय, नासिक अभिलेख महाराष्ट्र का जो नासिक क्षेत्र है वहां पर अभिलेख प्राप्त हुआ तो उसका नाम रखा गया नासिक अभिलेख, और इससे गौतम बलश्री की जानकारी मिलती है और उस समय के शासक रहे हैं। और अयोध्या अभिलेख धनदेव, ठीक है, और बेसनगर अभिलेख हेलियोडोरस का समय, ठीक है। तो यहां पर बस अभिलेख को भी आप फोकस करेंगे कि ये सारे अभिलेख साक्ष्य के कारण हैं, इसी अभिलेख या इंस्क्रिप्शन से हमको एविडेंस प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए मौर्योत्तर काल की जानकारी इससे मिलती है। और इसके बाद देखिएगा अब हम यहां शुरुआत करेंगे देसी राजवंश का। सबसे पहला उत्तराधिकारी राजवंश, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि मौर्य काल के पतन का कारण थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है। मौर्य काल का पतन का कारण, ठीक है। तो देखिएगा मौर्य काल के पतन का कारण मतलब किस कारण से मौर्य काल की समाप्ति हो गई, इसको समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। उसमें सबसे पहला कारण है बौद्ध धर्म की नीति। किसी भी शासक के लिए बौद्ध धर्म की नीति प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकती है, ठीक है, समझिएगा। अगर बौद्ध धर्म की नीति में सबसे पहला चीज क्या है, दान धर्मशील, आपने सुना होगा इसमें दान बहुत ज्यादा दिया जाता था, ठीक है। अगर आप लगातार बहुत ज्यादा दान दे रहे हैं तो इससे क्या होता, प्रजा पर क्या होता था, दबाव पड़ता था, क्योंकि टैक्स बढ़ जाता था। राजा तो कहीं कमाता नहीं है ना, राजा कहां से पैसा ला रहा है, वो टैक्स से ला रहा है। और मान लीजिए प्रजा आपसे ये बोला जाए कि आप जितना खर्च कर रहे हैं वो हम उतना दे ही नहीं सकते आपको,
तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रजा आपसे खुश नहीं होगी, लगातार दबाव में महसूस करेगी कि जो पहले मैं 100 रुपए दिया करता था आज 1000 रुपए देना पड़ रहा है आपके दान के कारण केवल। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है कि बौद्ध धर्म की जो नीति थी, दान धर्म जो नीति थी, इसके द्वारा जो है अधिक से अधिक अशोक या फिर उसके जो उत्तराधिकारी थे उनके द्वारा अधिक से अधिक दान देना प्रारंभ कर दिया गया बौद्ध धर्म के कारण। और उस धर्म के कारण क्या हुआ कि प्रजाओं पर दबाव पड़ने लगा, ठीक है, जिससे प्रजा नाखुश हुई और अंततः जो है यहां पर जो है राजाओं के साथ जो क्षेत्रीय राजा थे, जो देखिए सम्राट अशोक है, यानी यहाँ का जो उत्तराधिकारी होगा लगभग सम्राट होगा, ठीक है, उसके अंदर जो क्षेत्रीय राजा है, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, ये राजाओं ने भी क्या किया, सहायता देना बंद कर दिया धीरे धीरे। ठीक है, अंततः जो है मौर्य काल जो है ये समाप्ति का कर पाने लगा। ठीक है, तो पहला कारण क्या है, बौद्ध धर्म की नीति, याद रखिएगा, यानी बौद्ध धर्म की नीति के कारण जो है अब जो है जो राजा हुआ करते थे इनके दान धर्म की जो प्रक्रिया इतनी तेज हो गई थी कि प्रजाओं पर टैक्स का मार ज्यादा पड़ने लग गया था। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का विस्तार, हालांकि हम पूरा फोकस बौद्ध धर्म पर नहीं करेंगे, इससे नुकसान हो सकता है हमको, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म का विस्तार बाकी धर्मों के लिए नुकसानदायक हो गया था। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ब्राह्मण धर्म या अन्य धर्म संकुचित होना चालू कर चुके थे और इसके कारण जो है जो लोग ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे या ब्राह्मण जो धर्म थे, ठीक है, उन लोगों ने कहीं ना कहीं एक आलोचना या विद्रोह प्रारंभ कर दिया था और इसी कारण जो है ब्राह्मण जो धर्म है इसके अनुयायी या फिर मानने वाले लोग ने क्या किया, विद्रोह प्रारंभ कर दिया, अंततः जो है ये मौर्य काल के समाप्ति का कारण बना। ठीक है, इसके अलावा जो है अयोग्य उत्तराधिकारी, तो अशोक के बाद जितने भी उसके पौत्र हुए, परपोते हुए, जितने भी लोग हुए, ठीक है, उनके उत्तराधिकारी हुए, ये अयोग्य घोषित हुए। इसका कारण था कि इतने पूरे साम्राज्य, एक बड़े साम्राज्य को स्थापित करके जब चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया और उसका विस्तार अशोक ने कराया, ठीक है, याद रखिएगा इस बड़े से साम्राज्य का जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, लेकिन इसका विस्तार किसने किया था, अशोक ने किया था। तो जब इसका विस्तार अशोक ने किया तो आगे वाले वंशज जो हैं इसके अयोग्य घोषित हुए, क्योंकि इसके बाद जो है किसी ने इसका विस्तार नहीं किया। ठीक है, तो इसके विस्तार न होने से इसका संकुचन या इनकी शक्तियों की कमी देखने को मिलती है कि जो ये अयोग्य शासक कहलाते हैं। ठीक है, यानी अशोक के बाद आने वाले किसी भी शासक ने इसका विस्तार नहीं किया है, इस क्षेत्र का विस्तार नहीं किया है, यही कारण है कि इसे अयोग्य शासक या अयोग्य उत्तराधिकारी कहा जाता है अशोक के बाद वाले को। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो अंतिम सबसे महत्वपूर्ण है वो है बृहदत्त का युद्ध न करना और साथ ही साथ विदेशी आक्रमण। ठीक है, यानी ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा, ये 4-5 पॉइंट है जो कि कहा जाता है कि मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण क्या रहा है। तो बृहदत्त का युद्ध से मना करना, ठीक है, जब बृहदत्त के समय जो है विदेशी आक्रमण प्रारंभ होता है, यवन हिंद का जब आक्रमण होता है, हिंद यवन का आक्रमण होता है, तो उस समय जो है बृहदत्त ने युद्ध करने से मना कर दिया। ठीक है, और साथ ही साथ जब युद्ध करने से मना कर दिया तो यहां पर दो बातें आती हैं, पहला युद्ध ना करना और इस समय जो है विदेशी आक्रमण हुआ जिसके कारण प्रजा जो है नाखुश हो गई और ये समझने लगी कि इस क्षेत्र में, देखिए एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं मैं आपको, यदि मान लीजिए अगर आप जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में रहते हैं और भारत के साथ जुड़े हुए हैं और वही एक समय आता है जब जम्मू कश्मीर पर कोई आक्रमण करता है और उसको अपने क्षेत्र में मिला लेता है, तो उसकी नीति उसके हिसाब से आपको जीवन यापन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में यही अशोककालीन या अशोक के मौर्य साम्राज्य में भी यही हो रहा था कि जो विदेशी आक्रमण हुआ था और उसके कारण एक डर जो है प्रजा में आ गई कि हमें जो है दूसरे शासक के अकॉर्डिंग चलना होगा, तो प्रजा भी एक डर के साथ नाखुश हो गई और यहीं पर सेनापति का जो है मनोभाव बढ़ गया। ठीक है, मनोबल बढ़ गया और अंततः बृहदत्त की मृत्यु हो गई, यानी हत्या कर दी गई। इस तरीके से जो है मौर्य काल जो है ये समाप्त हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये 4-5 कारण याद रखिएगा, ये पीएससी मेंस में लिखने में कारगर होता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि मौर्योत्तर काल के उत्पत्ति कैसे हुई है या मौर्य काल की समाप्ति कैसे हुई है, ठीक है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए तो आपको यहां पर क्लियर करने को मिल जाएगा कि क्या क्या कारण हो सकता है यहां पर। ठीक है, तो ये इस तरीके से पीएससी मेंस में ऐसे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इतिहास के टॉपिक पे। चलिए, तो यहां तक ये बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं, देखिएगा देसी राजवंश की उत्पत्ति को समझिए थोड़ा सा। अब यहां पर हम लोग उत्पत्ति को समझ रहे, वहां पर अंत को समझे थे, अब उत्पत्ति को समझ रहे हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति का सबसे पहला कारण समझिएगा, उत्पत्ति का जो सबसे पहला कारण है वो भी है आपका बौद्ध धर्म का विस्तार। ठीक है, बौद्ध धर्म का विस्तार ही इसमें सबसे पहला कारण है कि मौर्योत्तर काल में देसी राजवंश की उत्पत्ति होती है। देखिएगा, समझिएगा कि जैसे ही उत्तराधिकारी जो अयोग्य घोषित होते हैं
तो छोटे छोटे राजवंश जो हैं, छोटे छोटे राजवंश जो हैं, इन्होंने क्या किया था, छोटे छोटे राजवंशों ने क्या किया, अपने छोटे छोटे क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मतलब अलग अलग जगह पर लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस तरीके से छोटे छोटे राजवंश जो है ये आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और अंततः जो है याद रखिएगा, यहां पर पूरे मौर्य काल के बाद किसी ने भी राज्य या साम्राज्य का विस्तार इतना बड़ा तौर पे नहीं किया, इसलिए इसे मौर्योत्तर काल भी कहा जाता है, यानी मौर्य के बाद का काल, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे राजवंश आएंगे उत्तराधिकारी के तौर पर, ठीक है। इसलिए इसकी उत्पत्ति जो है यहां पर याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के अत्यधिक विस्तार के कारण अन्य धर्मों का संकुचित हो जाना और अन्य धर्मों के द्वारा जो है बौद्ध धर्म को छोटा करना, यानी कि कम करने की स्थिति में ब्राह्मण धर्म जो है ये आगे बढ़कर आता है, ठीक है। याद रखिएगा, ब्राह्मण धर्म जो है ये आगे बढ़कर आता है और इन्होंने इस बात को देखा कि और कौन कौन से ऐसे राजा हैं जो इनके विरोध में हैं, यानी कि मौर्य काल के विरोध में हैं, तो ऐसे राजाओं को साथ में मिला लिया गया और इस तरीके से विरोध बड़े तौर पर हुआ और अंततः जो है मौर्य काल की समाप्ति हो गई और यहाँ पर मौर्योत्तर काल जो है इसका प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। हाँ चलिए अब आते हैं वापस, देखिएगा सबसे पहला जो राजवंश है उसे कहते हैं हम लोग शुंग वंश, याद रखिएगा, जो कि ब्राह्मण वंश या ब्राह्मण राज्य वंश भी कहलाता है, याद रखिएगा, शुंग वंश या ब्राह्मण राजवंश, ठीक है। चलिए देखिएगा आगे, तो देखिएगा इनके बारे में दो तीन बातें हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा कि शुंग वंश के पूर्वज मौर्यों की सेवा करते थे, ठीक है। जो मौर्य अशोक कालीन जो मौर्य हैं उनकी सेवा कौन करता था, शुंग वंश करते थे। और याद रखिएगा शुंग वंश का जो समय है 185 से 149 ईसा पूर्व का है, ठीक है। अभी भी आप बीसी में चल रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। संगम काल एडी में आ चुका था। संगम काल को मैंने पहले पढ़ा दिया है क्योंकि मौर्योत्तर काल के बीच में संगम काल पढ़ा था तो शायद हो सकता कॉन्फ्लिक्ट होता, तो यहाँ पर मैंने संगम काल को पहले पढ़ा दिया है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो मौर्योत्तर काल है इसका समय है 185 से 149, ठीक है। हाँ अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा कि निवासी जो थे ये उज्जैन के थे और उज्जैन के आसपास जो है आपको पता होगा मंदिरों का जगह है। बहुत प्राचीन समय से ब्राह्मण धर्म जो है वहाँ पर पनपता रहा है, यानी फल फूल रहा है, ठीक है। तो क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है, याद रखिएगा उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर भी, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा इसकी प्रमुख घटना है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति के द्वारा कर दी गई थी, ठीक है। और इस तरीके से जो है यहाँ पर शुंग वंश स्थापित हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि शुंग वंश को सबसे पहले स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम है पुष्यमित्र, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग, याद रखिएगा ये है आपका पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश की स्थापना करता है। तो सबसे पहले व्यक्ति का नाम है पुष्यमित्र शुंग, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें भी दिखने को मिलती है, ठीक है। सेनापति थोड़ा समझदार होते हैं, ऐसा नहीं कि इतने सारे सैनिकों को चलाने वाले सेनापति कुछ भी है मार दिए बस कल हमको ही मरना है, ऐसा सोच के नहीं मारते हैं, ठीक है। कहने मतलब ये समझिए कि यदि उसको पता होता कि राजा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो अगर आप उसको मार देंगे तो आपके साम्राज्य वैसे ही विघटित हो जाएगा और आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। यानी कि सेनापति भी ऐसे मूर्ख नहीं होते हैं, ठीक है। इसने बहुत सोच समझकर यह देखा कि उत्तराधिकारी होने के बावजूद युद्ध में जाने से मना करना, जब एक राजा ही युद्ध करने से मना कर देगा तो उसके सैनिक जो है हतोत्साह हो जाते हैं, ठीक है। मतलब वो सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा, ऐसी स्थिति में हम दूसरों के लिए खेलेंगे, लड़ेंगे और मरेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सेनापति इस बात को समझ चुका था कि जो है बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर राजा जो है अब हथियार उठाना मना कर चुके हैं, ठीक है। और इसके विस्तृत क्षेत्र में इसका जो विस्तार है ये विदेशी आक्रमण के कारण जो है अब प्रभावित हो जाएगा और हम सब जो है किसी और के बंदी बन जाएंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में इसने एक अच्छा कदम उठाया इस बात को लेकर कि उत्तराधिकारी अयोग्य है, इसे मारकर अब इस राज्य को बचाना होगा। और अंततः जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी बृहदत्त को मारकर, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अब इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिस भी परिकल्पना से आप इस इतिहास को देखेंगे आपको वैसा ही नजर आएगा, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि पुष्यमित्र शुंग ने गलत किया, एक राजा को मारा, तो ये गलत के तरीके से दिखेगा। लेकिन आप समझेंगे कि एक राज्य का विस्तार एक राजा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या एक राज्य जो है राजा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसी स्थिति में इसने सही किया, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। तो अब देखिएगा सबसे पहले जब ये राजा बनता है, पुष्यमित्र शुंग राजा बनता है, तो इसने क्या कर दिया, राजधानी परिवर्तन कर दिया। ये पहले कहाँ था, मगध में। आपको पता होगा मौर्य काल कहाँ विस्तृत था, मगध के क्षेत्र में। इसने क्या कर दिया कि पुष्यमित्र शुंग ने राजा बनने के पश्चात अपनी राजधानी परिवर्तन कर विदिशा को बना दिया, एमपी के पास विदिशा, याद रखिएगा, ठीक है। विदिशा एमपी, ठीक है, हाँ याद रखिएगा। तो मगध से जो कि बिहार में था अब राजधानी कहाँ चली गई है, विदिशा में, ठीक है, याद रखिएगा। कारण क्या था, हत्या करने का मुख्य कारण जो है याद रखिएगा बृहदत्त के काल में यवन विदेशी आक्रमण है। ये तो मैंने आपको बता दिया है, बहुत बार बताया है, तो इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। कि
वृद्धत्व के काल में यवन विदेशी आक्रमण जो होता है, इसके कारण क्या हुआ कि जो वृद्धत्व के काल में यवन विदेशी आक्रमण हुआ और इसने युद्ध में जाने से मना कर दिया, जिसके कारण जो है वृद्धत्व की हत्या कर दी गई है। ये एक साधारण सा एक बात है, वो आप थोड़ा सा याद रखेंगे इसको। इसके बाद देखिएगा देसी राजवंश में, अब यहां पर याद रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग जो है ये शुंग वंश का स्थापक है, लेकिन इसके बारे में जो 2-3 साक्ष्य है उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए, कभी भी किसी राजा की वैल्यू तभी होती है जब उसके साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। जिसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है तो हम केवल नाम पढ़ लेते हैं कि हाँ ये राजा था, जिसकी जानकारी हमें कहीं कहाँ से मिल जाती है, लेकिन उसके साक्ष्य कुछ नहीं मिले तो कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसके ब्राह्मण होने की जानकारी हमें तब मिल पाती है जब इसके साक्ष्य मिलते हैं। देखिएगा कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। अब ये अश्वमेध यज्ञ वही कराता है जो अपने राज्य का विस्तार करता है। अश्वमेध यज्ञ आपको याद होगा भगवान राम ने कराया था। तो जब आपको अपना राज्य का विस्तार करना होता है, ये तब होता है, समझिए, जब आप अपना पोटेंशियल चेक करने होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अब ऐसा हुआ कि मौर्य काल जो है वृद्धत्व को मारकर इसकी स्थापना कर दी गई है। अब ये भी समझदार था, चूंकि सेनापति था ये, ठीक है, तो अब ये समझता था कि अगर हो सकता है कि राजा के सपोर्ट में, ठीक है, राजा के सपोर्ट में कोई तो रहा होगा, वृद्धत्व के सपोर्ट में उसके दोस्त यार कोई तो रहे होंगे, जो हो सकता है मैं वहां राजा रहूं और मुझे मार के कोई और राजा बन जाए। तो इसने क्या कर दिया, उस डर से राजधानी परिवर्तन कर दिया पहले। ठीक है, मतलब राजधानी परिवर्तन ऐसे ही नहीं होता है, मतलब आप समझिए कि वहां जब उसने मौर्य काल जो है, समझिए 322 से 185 बीसी तक यहां पर जीवन व्यतीत किए हैं, तो यहां कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इनको मानने वाला होगा, मौर्य काल को मानने वाला होगा। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए राजधानी परिवर्तन कर दिया पहला। ठीक है, विदिशा राजधानी ले गया, अब कोई नहीं मारने वाला है वहां पर। ठीक है, उसके लोग नए होंगे वहां पर। तो अब समझिएगा ऐसी अवस्था में अब यहां से इसने क्या करा दिया, अश्वमेध यज्ञ करा दिया। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, स्थान के विस्तार के लिए। ठीक है, राजा अपने क्षेत्र का विस्तार करता है। अब देखिए, आपको लड़ने से बचना है, आपको बार बार लड़ाई नहीं करनी है लोगों से, तो आप अश्वमेध यज्ञ करा देते हैं। एक घोड़ा पर आप एक घोड़ा की पूजा करते हैं और एक उसको छोड़ देते हैं, वो जहां जहां तक जाएगा, ठीक है, वो राज्य आपका अपने आप हो जाएगा। ये था अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, यदि उस घोड़ा को कोई पकड़ लेता था तो उसका मतलब है कि वो राजा को चुनौती दे रहा है और उस चुनौती के साथ उसके साथ लड़ाई करना पड़ता था। ठीक है, आपको लव कुश के बारे में जानकारी होगा, उसने भगवान राम का घोड़ा पकड़ लिया था। ठीक है, उनके पुत्र ही थे। तो अब उसके बाद युद्ध की बात आती है, तो तरह तरह के लोग जाते हैं युद्ध करने, अंततः जो है राम जी जाते हैं तो घोड़ा को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये अश्वमेध यज्ञ का ही क्रम है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है अश्वमेध यज्ञ होता है और 2-2 बार इसने अश्वमेध यज्ञ कराया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका अश्वमेध यज्ञ किसने कराया था, तो याद रखिएगा पतंजलि ने कराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस समय में। ठीक है, तो पतंजलि की सहायता से या पतंजलि ने ही इसके अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो पूछा जाता क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर पतंजलि जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, पुष्यमित्र की जानकारी जो है अयोध्या अभिलेख से मिलती है, याद रखिएगा, जो कि अयोध्या के राज्यपाल थे धनदेव। अभी आपने पढ़ा था अयोध्या के अभिलेख के बारे में, उसके शासक उस समय कौन था, धनदेव थे। ठीक है, हाँ, अब देखिएगा इसके आगे यहां पर 3 बातें हमारे सामने आती है। पहला है कि अश्वमेध यज्ञ किसने कराया था, तो समझिए उसके बाद वैदिक काल के बाद किसी ने अश्वमेध यज्ञ नहीं कराया था। पहला बार अश्वमेध यज्ञ हुआ है पुष्यमित्र शुंग के समय। ठीक है, इसकी जानकारी अयोध्या अभिलेख से मिलती है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा पुष्यमित्र शुंग जो है ये हिंदू धर्म का पुनरुद्धार किया इसने, ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। अशोक द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया इसने। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो कि इसने नुकसान किया, अच्छा किया, ये आप इसको तय कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखेंगे कि 84,000 स्तूप बनाए गए थे, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा, और किसने तोड़ा है, पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट करवा दिया सबको। ठीक है, लेकिन इसकी 2 घटनाएं ऐसे भी मिलती हैं जिसमें यह पता चलता है कि यह बौद्ध धर्म का बिल्कुल विरोधी नहीं था, क्योंकि इसने क्या किया, 2 ऐसे स्तूप बनवाए भी हैं। ठीक है, तो इसने 2 इंपॉर्टेंट स्तूप बनवाए हैं। हो सकता है ये बोलता हो, जैसे हमारे यहाँ आज के डेट में क्या है, हर जगह पर हर गली में एक छोटा सा मंदिर, नाली किनारे, इधर पेड़ के नीचे, हर जगह मंदिर बना दिए जाते हैं। ठीक है, जनरली ऐसा होता है, लेकिन हम उसकी आस्था के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, लेकिन स्थान का परिचित क्षेत्र नहीं देखते। तो हो सकता है में भी ऐसा होता हो कि ये सोच रहा हो कि इतने सारे स्तूप की जगह हम केवल कुछ ही स्तूप रखें। ठीक है, तो याद रखिएगा भरहुत का स्तूप और सांची स्तूप का जीर्णोद्धार कराया था इसने। ठीक है, यानी भरहुत और सांची के स्तूप को ये डेकोरेट कर चुका था, अलग से इसको रिनोवेट कर रहा था। ठीक है, तो इसका जीर्णोद्धार कराया था, याद रखिएगा। भरहुत और सांची के स्तूप को एमपी का है। ठीक है, तो देखिएगा भरहुत और सांची जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर इसके स्तूपों में जो कणिका होती है, कणिक वेदिका होती है, उसको परिवर्तित करके, पहले क्या होता था, पहले होता था कि ये लकड़ियों से बने होते थे। ठीक है, बाद में पत्थरों के बनाकर डिजाइन कर दिया इसका। ठीक है, तो ये जो भरहुत और सांची का स्तूप है, इसका जीर्णोद्धार भी कराया था किसने,
पुष्यमित्र सुंग ने कराया था। ठीक है, आगे देखिएगा, इसके बाद भरूच स्तूप है आपका सतना में, मध्य प्रदेश में, और इसकी खोज हुई है 1873 में। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की थी। ठीक है, 1873 में। अच्छा, ये खोजा गया मतलब ऐसा नहीं कि कहीं गुम गया था, इसका मतलब ये है कि भरूच जो है स्तूप के तौर पर इसकी जानकारी मिलती है 1873 में। सतना में स्थापित है ये, मध्य प्रदेश में, और इसे खोजा गया था 1873 में। अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया था कि ये जो है मुख्यतः, क्योंकि देखिए ये समय है आपका 185 से 149 बीसी के समय, और इस समय आप कोई भी चीज़ बनाकर छोड़ दीजिए, इतने सालों में कहाँ मिलेगा वो, सोचकर देखिए, काफ़ी लंबा समय हो गया है इसको। ठीक है, तो ये जो है बाद में पता चलता है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया कि ये जो है एक स्तूप है। ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक स्तूप है। ठीक है, तो इसकी जानकारी कौन देता है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और ये 1873 में इसको ढूंढ कर निकाला गया वापस। ठीक है, भरूच स्तूप कहाँ पर है, याद रखिएगा, सतना में है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद सांची स्तूप को थोड़ा सा याद रखिएगा। सांची स्तूप जो है ये रायसेन में है, मध्य प्रदेश में। इसमें 3 स्तूप शामिल हैं, मतलब सांची के स्तूप में 3 स्तूप हैं, याद रखिएगा। इसमें पहला जो सबसे बड़ा स्तूप है इसको महास्तूप कहा जाता है। ठीक है, और 2 छोटे स्तूप हैं, याद रखिएगा। इसमें भगवान बुद्ध के धातु अवशेष रखे गए हैं। ठीक है, इनके शरीर के अवशेष रखे गए हैं महास्तूप में। ठीक है, याद रखिएगा, इसे महास्तूप कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा छोटे स्तूप देखेंगे तो अशोककालीन धर्म प्रचारकों के अवशेष मिलते हैं, यानी जो धर्म प्रचारक जो अनुयायी थे उनके अवशेष मिलते हैं बाकी में। ठीक है, और 2 बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख शिष्य, याद रखिएगा, सादीपुत्र लिखा हुआ है, और महामुदगल पान। ठीक है, महामुदगल पान नाम याद रखिएगा। 2 ऐसे शिष्य जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, इनके अलग अलग से अवशेष रखे गए हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख शिष्य जो हैं इनके संबंध में मिलता है जानकारी। ठीक है, सालीपुत्र और महामुदगल पान। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो है एक बेसिक जानकारी है। इतिहास को पढ़ते हुए आप केवल इतिहास या राजाओं को नहीं जानते, इसके अलावा जो है अन्य साक्ष्यों को भी पढ़ते हैं और इससे थोड़ी संबंधित जानकारी याद रखते हैं। और यही कारण है कि इतिहास को पढ़ने के बाद जब भारत का आर्ट और कल्चर पढ़ेंगे आप, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि आर्ट और कल्चर भारत का क्या है। ठीक है, क्योंकि इसीलिए इतिहास को पहले पढ़ लिया जाता है और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर को पढ़ा जाता है। आप पहले आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे, सिर्फ रटना पड़ेगा या फिर आपको कोशिश करना पड़ेगा कि कैसे पढ़ लें, बस याद हो जाए। ठीक है, लेकिन इतिहास को अगर आप पढ़ लिए तो आर्ट एंड कल्चर जो है, स्तूपों की जानकारी, मंदिरों की जानकारी, इन सभी साक्ष्यों की जानकारी आपको मिलने लगेगी। ठीक है, चलिए आगे चलें। देखिएगा, इसके बाद यहां पर याद रखिएगा कि महास्तूप का निर्माण मौर्य के समय ईंटों से हुआ था तथा उसके चारों ओर कास्ट की वेदिका लगाई गई थी। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया, ये वेदिका क्या होता है इसको थोड़ा समझिएगा। आप जब स्तूप देखेंगे, एक स्तूप आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर, चलिए एक मैप पे देखते हैं हम लोग। हम ऑफलाइन है, चलिए इसको पहले सेट करना पड़ेगा, फिर कभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सांची के स्तूप को जरूर देखिएगा, उसकी वेदिकाओं को समझिएगा। मैं ऐसे ही आपको थोड़ा मैप में समझा देता हूँ उसको। ठीक है, तो देखिएगा, कोई भी स्तूप आप यहाँ पर समझेंगे कि स्तूप जो होता था वो कुछ इस तरीके के निर्मित होते थे। ठीक है, और इस तरीके से इसमें चंद्रिकाएं लगी होती थी, कुछ इस तरीके का, और ये वेदिकाएं हैं इस तरीके से, इनको घेरे हुए वेदिकाएं बनी होती थी, लकड़ियों की बनी होती थी इस तरीके के चारों तरफ। ठीक है,
ऐसा कुछ इसमें आपको थोड़ा डिज़ाइन दिखेगा ऐसा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का होता था। तो ये जो वेदिकाएं हैं ये लकड़ियों के बने होते थे पहले अशोककालीन, लेकिन बाद में इनको निकाल करके पत्थरों के बना दिए गए, मतलब जिससे ये इनको मजबूती मिल जाए, ठीक है। तो एक स्तर पर इसकी मजबूती के साथ साथ इस स्तूप का जब निर्माण किया गया या स्तूप के साथ, तो आपको थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर में ये पढ़ना पड़ेगा कि स्तूप का कौन सा अंग क्या कहलाता है, ठीक है। मतलब इसमें हर एक अंग, चाहे वो नेक वाला पार्ट हो गया, गले का पार्ट हो गया इसका, ठीक है, और नीचे का जो आधार हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर में आप डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पुष्यमित्र शुंग ने उसके स्थान पर पाषाण वेदिका लगवा दी है, ये आप याद रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि मैं आज का क्वेश्चन सबसे पहला बोलूँ तो आपको यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन याद रखना है इसी को। ये IMP टॉपिक हो गया आपका कि सांची के स्तूप में काष्ठ वेदिका के स्थान पर किसने आपके पाषाण वेदिका का प्रयोग किया है या लगवाया है, तो याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग ने करवाया है। ये पहला क्वेश्चन हो गया आज का, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद आता है, अब यहीं से देखिएगा पुष्यमित्र शुंग के समय जो है, अब ये पहला बार आक्रमण होने वाला है और इस आक्रमण को आप समझेंगे। और इसमें सबसे पहला जो आक्रमण होता है वो यवन विदेशी आक्रमण होता है यहाँ पर, ठीक है, यवन विदेशी आक्रमण, ठीक है। तो यवन विदेशी आक्रमण में इस बात को आपको याद रखना है कि यहां पर सबसे पहला जब आक्रमण हो रहा है तो ये है आपका भारत का क्षेत्र, आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों बना रहा हूं भारत को, तो भारत उस समय कुछ इस तरीके का दिखता था, ठीक है। मतलब आपको यहां पर अभी का वर्तमान भारत के हिसाब से नहीं चलना है, उस समय के थोड़ा सा हिसाब से देखना है। तो ये था आपका उस समय का भारत, और इस समय आपको समझना होगा कि जो भारत का क्षेत्र था उसमें यहां पर जो है सेल्यूकस का शासन था, ठीक है, और यहां पर था आपका मौर्य वंश, ठीक है, मगध का क्षेत्र। अब देखिए सेल्यूकस का शासन और मौर्य वंश, यहां पर सिकंदर के उत्तराधिकारी आ रहे हैं, यहां पर मौर्य वंश के उत्तराधिकारी आ रहे हैं, ठीक है। अंततः जो है जब यहां पर सेल्यूकस तृतीय आ जाता है, सेल्यूकस तृतीय थर्ड, ठीक है, तो याद रखिएगा मौर्य वंश में यहां पर बृहदत्त आ जाता है और जिसकी हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा, पुष्यमित्र के द्वारा। कारण आपको पता चल गया है। तो पुष्यमित्र ने क्या किया, अब ये जान गया था कि आक्रमण हो रहा है, ठीक है। अब इसी समय देखिएगा सेल्यूकस तृतीय के समय जो है दो ऐसे वंश जो हैं इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया है। अच्छा, स्वतंत्र क्यों घोषित किया जाता है, जब हम ये देख लेते हैं कि, अच्छा एक बात नोटिस कीजिएगा, किसी फैमिली में देखिएगा पिताजी बहुत मजबूत हैं तो पुत्र जो होगा वो हमेशा उनके अंडर थोड़ा सा दब कर चलेगा या थोड़ा सा उस बात को रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन यदि आप देखेंगे कि पिताजी ने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में या थोड़ा सा कमज़ोर हैं किसी बात को लेकर मेंटली या फिर किसी भी तरीके से, तो पुत्र जो होता है वो थोड़ा हाईफाई हो जाता है उस पर, ठीक है। मतलब उनका अपना तरीका हो जाता है या कहीं ना कहीं परिवार जो है एक विघटित होने लगता है। ये उसी तरीके का है कि सेल्यूकस तृतीय जो है ये थोड़ा सा सेल्यूकस के तरीके से नहीं था, यानी सेल्यूकस और सेल्यूकस द्वितीय और उसके बाद आता है सेल्यूकस तृतीय, ठीक है। तो उत्तराधिकारी के पास इतना पावर नहीं था कि ये पूरे के पूरे साम्राज्य को जो कि सिकंदर के द्वारा विजित था, ये याद रखिएगा ये सीरिया से इस पूरे सिस्टम को चलाता था, यानी ये सीरिया में शासन करता था, ठीक है, यूनान का था, सीरिया से पूरे क्षेत्र को चलाता था, ठीक है। सेल्यूकस याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर नाम है इसका, ठीक है। और इसी के बाद इसका सेल्यूकस द्वितीय और सेल्यूकस तृतीय आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके दो राजवंश हैं जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, बोला कि हम आपके अंडर नहीं है, हम खुद के राजा हैं, किसी की बात नहीं सुनेंगे। और इसमें दो का नाम आता है, पहला आता है बैक्ट्रिया, ठीक है, ये वो बैक्ट्रिया नहीं है जो आप देखते हैं जनरली सुनते हैं बैक्ट्रिया, तो ये जगह का नाम है, याद रखिएगा। मूलतः यूनान का क्षेत्र आता है, ये यूनान के अंदर है, ठीक है। और एक है आपका पर्शियन का है, ईरान में है, और बैक्ट्रिया का है अफगान में है, याद रखिएगा, ठीक है। ये ईरान में और ये अफगान में, अफगानिस्तान, ठीक है। तो देखिए पुष्यमित्र शुंग के समय जो है अब आक्रमण होता है यवन विदेशी आक्रमण, और यवन आक्रमण में याद रखिएगा सबसे पहले बैक्ट्रिया के जो निवासी हैं मूलतः यूनान, इसकी दो शाखाएं हैं, डेमेट्रियस और यूक्रेटाइडस। नाम याद रखिएगा, डिमेट्रियस और यूक्रेटाइडस, आपको नाम मैंने बताया था, इतिहास में हमको कुछ इसी तरीके के नाम से मिलना पड़ेगा, ठीक है। हमको ऐसे नाम सुनने के आदी बन जाने हैं क्योंकि हम हमेशा रोहित, राजेश इस तरीके के नाम नहीं सुनेंगे यहाँ पर, ठीक है। हम सुनेंगे डिमेट्रियस,
प्रथम, डिमेट्रियस, यूकेटाइडस, ऐसे तब के बहुत सारे नाम अभी सुनने वाले हैं और आपके दिमाग में एक घंटी बजने लगेगी कि बार बार ये नाम क्या है, ठीक है, क्योंकि ये एक पहेली है एक तरीके का। उस समय या अभी भी अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको ऐसे ही नाम मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो राजवंश है, एक कौन सा है, डेमेट्रियस, और दूसरा क्या है, यूकेटाइडस, ठीक है। ये केवल अभी आपके बैक्टीरिया वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो यहां पर समझिएगा कि डर्मेटियस और यूकेटाइडस जो है ये दो ऐसी शाखा है जो कि सेलुकस तृतीय का विरोधी बन चुका है, विद्रोह कर चुका है अब यहां पर, ठीक है। तो आपके दिमाग में कहानी बन रही होगी कि अब हम यहां तो लड़ रहे हैं, पुष्यभूति जो पुष्यमित्र है वो तो आ चुका है यहां पर, लड़कर खत्म हुआ, यहां पर पहला राजवंश स्थापित हो गया, सुंग वंश स्थापित हो गया यहां पर, ठीक है। अब इधर क्या घटना चल रही है उसको भी थोड़ा समझिए। ये दो टाइमलाइन है अलग अलग जो भारत के अंदर और भारत के बाहर चल रहा है, ठीक है। तो भारत के बाहर सेलुकस के शासन के बाद सेलुकस द्वितीय आता है और सेलुकस तृतीय आता है, और सेलुकस तृतीय के समय पर्शियन और बैक्ट्रिया से दो जो ऐसे क्षेत्र हैं वहां से लोगों ने क्या कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है, ठीक है। जिसमें एक वंश है आपका डेमेट्रियस वंश और दूसरा है यूक्रेटाइडस। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन अगर दिमाग में बनना होगा तो पूछ सकते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, सबसे पहले हम डिमेट्रियस वंश के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसके बारे में क्या है, हालांकि देखिए इन लोग ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं शुरुआती तौर पर, बाद में नुकसान पहुंचेगा ज्यादा, ठीक है। तो जो हिंद यवन आक्रमण है उसमें डिमेट्रियस जो है सबसे पहला वंश है जिसने आक्रमण किया है। भारत के संबंध में मैं पहले बता दूं आपको कि कभी कभी केवल विदेशी आक्रमण का क्रम पूछ लेता है, विदेशी आक्रमण का क्रम सुमेलित कीजिए। तो पहले नंबर पे लिखा रहेगा ईरानी, यूनानी, ठीक है, हिंद, यवन, सीथियन, कुषाण, ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले ईरानी आए थे, आक्रमण किए थे, दूसरे नंबर पर यूनानी, तीसरे नंबर पर हिंद यवन, चौथे नंबर पर सीथियन या शक, ठीक है, ऐसे नाम आपको याद रखने हैं। तो ये विदेशी आक्रमण है जो अलग अलग टाइमलाइन में हुआ है, ऐसा नहीं कि एक ही साथ हुआ है, ये तो बिल्कुल आप जानते हैं। तो प्राचीन भारत में सबसे पहला ईरानी आक्रमण हुआ और यूनानी आक्रमण हुआ। यूनानी आक्रमण में आपको जो नाम मिलता है वो सिकंदर का नाम मिलता है, ठीक है। और ईरानी आक्रमण में हक्कामनी वंश याद रख लीजिएगा, हक्कामनी वंश, जिसमें हम लोग दारा प्रथम या डर्मेटियस की बात करते हैं, ठीक है, दारा प्रथम की बात करते हैं, ठीक है। तो दारा प्रथम का वो याद रख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। चलिए हाँ बोलिए। हाँ 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 तो वहाँ पे जो अपने सेनापति को छोड़ दिया, ठीक है। तो जिस जगह पे वो जीता था वहीं के लोग वापस से आक्रमण कर रहे हैं। देखिए सिकंदर जो है, सिकंदर ने जितने क्षेत्र को जीता वो तो जीता ही जीता। सेलुकस द्वितीय भी कुछ तो कुछ करेगा, सिर्फ बैठे तो नहीं रहेगा, राजा हूं मैं और मैं सिर्फ खाने के लिए बैठूंगा नहीं, तो सेलुकस द्वितीय भी आक्रमण करेगा और आसपास के क्षेत्र को जीतेगा। तो सेलुकस ने भी क्या किया, सिकंदर के क्षेत्र का विस्तार किया, ठीक है। और सेलुकस ने एक बात किया था, जो 4 क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे, अपनी पुत्री दी थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को भी जो 4 क्षेत्र मिले थे उसको तो नहीं छुएगा अब, ठीक है। मतलब जो हेरात क्षेत्र है, ठीक है, आपका बाकी क्षेत्र जो आते हैं, ठीक है, 4 क्षेत्र जो आते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया गया है। लेकिन सेलुकस जो है बाकी यूनान के क्षेत्र को इधर विस्तार कर रहा है, इधर कर रहा है, ठीक है। तो सिकंदर के समय में और सेलुकस द्वितीय के समय में अच्छा खासा यूनान का जो क्षेत्र था वो डेवलप हो चुका था, ठीक है। अब उसके बाद छोटे छोटे राजवंश जो हैं, जो कि ये बोलते हैं कि हम लड़ेंगे नहीं लेकिन आपके अंडर रहेंगे। देखिए राजाओं को मारना अच्छी बात नहीं होती, कि ऐसा नहीं कि हर राजा को मार दो और बोलो कि अब वहां शासन कौन करेगा। आप ऐसा तो है नहीं कि हर जगह पर शासन करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, प्रधानमंत्री ये बोलते कि राज्य में कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, मैं ही सब जगह का प्रधानमंत्री हूं, तो यहां तो लड़ाई हो जाएगी ऐसे में, ठीक है। तो छोटे छोटे राजवंश को आपको स्थापित करना पड़ेगा ताकि वो जो है उसके लॉ एंड ऑर्डर को पास करने वाले हों, ठीक है। तो इस तरीके से यहां मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, हर राज्य में एक मुख्यमंत्री है। तो वैसे ही सेलुकस जो निकेटर है, ठीक है, उस सेलुकस निकेटर के छोटे छोटे राजवंश जो हैं ये अलग अलग जगह पर शासन करते थे, जो कि इसी के लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कराते थे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कुछ राजवंश ऐसे हो गए, बोले कि अब हमारा जो वर्चस्व है हमारी वैल्यू है और हम आपके हिसाब से नहीं चलने वाले, हम अपने हिसाब से चलेंगे। इसमें 2 राजवंश आते हैं आपके, डिमेट्रियस और यूकेटाइडस, ठीक है, क्लियर है। और ये बैक्टीरिया के क्षेत्र वाले हैं, ठीक है, बैक्टीरिया मतलब अफगानिस्तान वाले, ठीक है। पर्सियन वाले भी आएंगे जो कि ईरान के क्षेत्र से होंगे, लेकिन अभी बैक्टीरिया वाले को पढ़िएगा पहले नंबर पे, ठीक है। यही है आपके हिंद यवन आक्रमण। और ये हिंद यवन आक्रमण क्यों है, अब इसको मैं समझाता हूं, देखिएगा।
अब ये छोटे राजवंश है, सेल्यूकस निकेटर से डायरेक्ट लड़ नहीं सकते हैं, छोटे हैं ना। सेल्यूकस निकेटर का जो तृतीय पार्ट है, यानी कि जो उसका पोता है, सेल्यूकस निकेटर के तृतीय क्रम पे चल रहे हैं हम लोग, इसके समय में बगावत हुई है, लेकिन लड़ेंगे नहीं ये, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आक्रमण करने पहुंच जाएंगे, इसके पास बड़ी सेना है, ये कहीं ना कहीं भले अगर उत्तराधिकारी रूप से कमजोर है, लेकिन सेना तो बड़ी है इसके पास, सेना ही मार देगी राजा को, कहाँ आप कुछ कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये बैक्टीरिया वाले सोचते पैसा इकट्ठा कर लें, ठीक है। तो ये बोलेंगे कि पैसा कहाँ मिलेगा, यूनान में तो मिलेगा नहीं, भारत चले। तो अब यहां से ये लड़ते हुए भारत की तरफ आते हैं ताकि अधिक से अधिक पैसा या धन कमा लें, और अब जो है अपने क्षेत्र का केंद्रीकरण करेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में समझाता हूं कि आपको एक बात याद होगा कि भारत में मुगल शासन आता है, बाबर आया था, बाबर को बुलाया गया था, और बाबर ऐसे नहीं कि किसी बुलाने से वो चला जाएगा, ये भी तो वो नहीं है। जैसे मान लीजिए कि किसी राजा को आपने बुला दिया कि आ जाओ मेरे यहाँ और लड़ो, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि मैं जाऊंगा आपके बुलाने से कि लड़ने के लिए मैं आ जाऊं, मैं आपको कुछ लगता तो नहीं हूं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो ये देखता है कि वहां धन ज्यादा है, तो मैं धन लेके अपने क्षेत्र में बनाऊंगा, फिर अपना क्षेत्र महल बनाऊंगा, ठीक है। जनरली हम यही करते हैं कि हम विदेश जाते हैं, पैसे कमाते हैं, घर लाते हैं और अपना काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि धन जो है बहुत ज्यादा मात्रा मिल जाता है और आपको वहीं आलीशान महल मिल जाता है, तो आप रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, ठीक है। तो मुगल के साथ यही हुआ था, ठीक है। तो यही चीज यहां पर होता है कि इनकी सोचनी ये बात है कि धन हम भारत से कमा लेंगे और वापस आकर यूनान में एक तरफा राज करेंगे, ठीक है। और यही कारण कि बैक्टीरिया छोटे छोटे राजा जो है अब इस तरीके से भारत की तरफ भागना चालू करेंगे और भारत को जीतने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यही कारण है केवल। वो सोचिए डायरेक्ट लड़ना होता तो सेल्यूकस तृतीय से लड़ते, भारत में आके क्यों लड़ रहे हैं, ठीक है। तो भारत में लड़ने का सिर्फ एक ही कारण है, धन की प्राप्ति। और सभी लोग याद रखिएगा, सिकंदर की फैमिली से लेकर सेल्यूकस तृतीय तक को जितने लोगों ने देखा, राजपाट को देखा, तो सभी को पता है कि भारत में इतना धन था कि वो जब भी आक्रमण करते थे तो लूट कर इतना धन लेके जाते थे कि वहां पर इनकी ऐशो आराम की जिंदगी हो जाती थी, ठीक है। तो सिकंदर के समय से जब ये देखा गया कि एक छोटे से आक्रमण से काफी मात्रा में धन लूटा जा सकता है, तो हम कुछ ना कुछ तो हाथ लगा ही लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया के शासकों ने क्या किया, वंशों ने क्या किया, भारत में आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया यहां से, ठीक है। यही कारण है, पहला कारण भारत से धन लूटना और अपने क्षेत्र में केंद्रीकरण की जो क्षेत्र नीति है उसको बदलना, ठीक है, जो कि सेल्यूकस तृतीय के पास था, और ये चाहते थे कि अब राजा जो है एकीकरण के तौर पर हम बन जाए, ठीक है। इस तरीके से यहां पर ये चीजें डेवलप होती है। तो सबसे पहला आक्रमण किस वंश के द्वारा होता है, डिमेट्रियस वंश का, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा पहला आक्रमणकारी है, इस समय जो लिपि है, इनकी लिपि है वो खरोष्ठी है, याद रखिएगा। लिपि को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि लिपि जो है आप बार बार पढ़ते हैं लिपि क्या होता है, तो आपको पता होगा लिखने का जो पैटर्न होता है उसको हम लिपि कहते हैं। जिस भी राइटिंग में आप लिखते हैं, जिस तरीके से सलीके से लिखते हैं और जिस अक्षर को आप जिस अक्षर से बनाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलता हूं आपसे कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लेते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है, अ लिखा हुआ है, पढ़ लिए, ठीक है। इसका मतलब है कि आप इससे पहले से परिचित हैं, और ये जो है देवनागरी लिपि में, ठीक है, अ ऐसे लिखा जाता है। लेकिन यही आप ब्राह्मी लिपि की बात करेंगे तो ये अलग तरीके से होगा, गुरुमुखी की बात करेंगे ये अलग तरीके से होगा, फारसी लिपि की बात करेंगे, ये लिपि अलग अलग है, ठीक है। तो उर्दू को लिखने के लिए मुझे फारसी सीखना होगा, ठीक है। और यदि मैं इंग्लिश लिखना चाहता हूं, इंग्लिश में बोलता हूं ये क्या लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ, 5 और V दोनों है ये, ठीक है। मतलब हम इसको जब नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो याद रखिएगा हम बस इसके लकीर को हटा देते हैं, तो ये हो जाता है V, और एक्चुअल में ये संख्या में 5 है, ठीक है। तो रोमन में सोचिए, इंग्लिश में दो चीजों को कॉन्क्लेट किया जाता है, ठीक है। यानी आप इसको 5 भी बोलेंगे तो ये क्या है, रोमन है, रोमन लिपि, याद रखिएगा रोमन लिपि, ठीक है। तो रोमन लिपि को सीखने के बाद आप इंग्लिश लिख पाते हैं, ठीक है। तो लिपि बेसिकली क्या है कि जब आप किसी भी अभिलेख में लिखने का काम करते हैं या फिर उसके अक्षर को लिखने का काम करते हैं तो लिपि को सीखना बहुत जरूरी होता है। तो इस समय जो लिपि चलती थी वो थी खरोष्ठी लिपि, ठीक है, जो कि उर्दू के समकक्ष थी, याद रखिएगा। यानी आपको अभी जो लिखने का तरीका था वो हमारा ऐसे है, हम बाएं से दाएं लिखते हैं, खरोष्ठी को कैसे लिखा जाता था, इस तरफ से इस तरफ, उल्टा, ठीक है। तो याद रखिएगा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी लिपि है जिसको दाएं से बाएं या बाएं से दाएं लिखे जाते हैं, तो 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा ऐसा, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए डिमेट्रियस को देखिएगा, तो डिमेट्रियस जो है ये आपका 183 ईसा पूर्व का जो समय रहा है इसका समय, ठीक है। और इसने कितने क्षेत्र को जीता था, तो याद रखिएगा ये जो है पंजाब के क्षेत्र को जीता था, यानी पोरस से फिर से इसकी लड़ाई होती है, यानी पोरस के समय का जो क्षेत्र है उसके समय का है, याद रखिएगा, जो कि कहलाता है साकल या सियालकोट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, साकल या सियालकोट, ठीक है।
तो ये पाकिस्तान का सागल या सियालकोट का नाम सुना होगा आपने, ये पाकिस्तान के क्षेत्र के पास है। ठीक है, तो ये सियालकोट या सागल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इसने इसको राजधानी बनाया था। ठीक है, किसने? डिमेट्रियस ने, यानी इसने आक्रमण किया और पाकिस्तान के क्षेत्र सियालकोट को राजधानी बना लिया। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा इसने गंधार कला को विस्तार किया था। गंधार कला क्या है, यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा कि गंधार कला मथुरा कला, ठीक है, बेसिकली क्या है कि भारत का और यूनान का मिक्स जो है वो गंधार कला है। ठीक है, यानी भारत का उस समय कौन सी कला चलती थी? तो मथुरा कला चलती थी भारत में, और यूनान में यूनानी कला चलती थी। इन दोनों को मिक्स कर दिए, बन गया गंधार कला। ठीक है, अगर आपको इसका मैप देखना या समझना है तो इस बात को याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की मूर्तियां अगर आप देखेंगे तो आपको गंधार कला और मथुरा कला में अंतर दिखेगा। ठीक है, आपको पता होगा पोसाइडन का नाम, ठीक है, जो यूनानी जो देवता देवी हैं, ठीक है, उनकी नाक आप देखेंगे। ठीक है, अब मैं ये नाक आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये अंतर नजर आएगा। ठीक है, यानी दोनों में अंतर इसलिए नजर आएगा क्योंकि जो गौतम बुद्ध को पहले क्रम पर मूर्ति बनाई जाती थी तो उनके नाक छोटे हुआ करते थे। ठीक है, गंधार कला में ये बड़े हो जाते हैं और आपको ये पोसाइडन के या उनके जो राजा हुआ करते थे या देवता हुआ करते थे उनके जैसे चेहरे बनने दिखेंगे आपको। उनके चेहरे में अंतर आपको नजर नहीं आएगा कि ये जो है यूनानी क्रम के देवता हैं या फिर बौद्ध हैं, ऐसा हो जाएगा धीरे धीरे। तो गंधार कला याद रखिएगा, मथुरा और यूनान का मिक्स कहलाता है गंधार कला। ठीक है, पूछा भी जाता है, क्वेश्चन में रहता है, याद रखिएगा कि गंधार कला किसका मिश्रण है, तो याद रखिएगा मथुरा और यूनान का मिश्रण है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो इस समय जो है गंधार कला जो है इसमें सिक्के प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा इस समय में। ठीक है, इसके बाद देखिएगा डिमेट्रियस वंश में सबसे प्रतापी शासक रहा है मिनांडर। ठीक है, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा था, जो कि है आपका 165 से 145 ईसा पूर्व का समय। ठीक है, मिनांडर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के नाम पर मिलिंद पन्हों जैसे रचनाएं हुई हैं। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा मिनांडर का। ठीक है, इसके बाद देखिएगा मिनांडर की मुलाकात बौद्ध धर्म, ठीक है, जो अनुयायी है, बौद्ध अनुयायी थे, नागसेन से इनकी मुलाकात हुई थी और इनकी जो चर्चाएं हैं, ठीक है, नागसेन के द्वारा जो मिलिंद की जो चर्चाएं हैं, क्योंकि इसको मिलिंद नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नागसेन ने मिलिंद पन्हों की रचना की थी बौद्ध साहित्य के तौर पर। ठीक है, और इसमें मिलिंद का जो नाम है ये मिनांडर से ही जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपके सामने मिलिंद पन्हों आता है तो इसका रचनाकार याद रखिएगा नागसेन है, और मिलिंद जो है ये मिनांडर से संबंधित है, ये याद रखिएगा। इसके साक्ष्य के तौर पर आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा डिमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? मिनांडर। ठीक है, याद रखिएगा सिकंदर से ज्यादा आगे बढ़ गया था ये, यानी सिकंदर का एक क्षेत्र था सीमित, लेकिन ये सिकंदर से आगे बढ़ जाता है मिनांडर। ठीक है, जिसका समय है आपका 165 से 145 ईसा पूर्व। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद लास्ट टॉपिक पर आगे, फिर इसके आगे हम कल करने वाले हैं। तो देखिएगा इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, याद रखिएगा डिमेट्रियस वंश के लिए पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन। ठीक है, एरिथ्रियन है ये, याद रखिएगा, एरिथ्रियन सी, इसको पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम आज क्वेश्चन में देखें तो ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखा है। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे लिखा है अज्ञात यूनानी ने, तो नाम आपको याद करना भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमेशा जो लिखा रहेगा उसमें 3 ऑप्शन आएंगे व्यक्तियों के नाम के। ठीक है, और चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, और आपको हमेशा इसी को टिक करना है क्योंकि इसके जानकारी किसने दी है, किसने लिखा है, किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अज्ञात यूनानी है जो कि 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के मध्य जो है इससे लिखा गया है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है, तो इसके बारे में संबंधित जानकारी क्या है, तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, अब समझिए इसको, यहां पर देखिएगा ये क्या है, ये है आपका अरब सागर, ये आपका हिंद महासागर, और ये आपका बंगाल की खाड़ी, 3 तरफ से सागरों से घिरा हुआ। ठीक है, बीच में ऐसा लैंड एरिया। ठीक है, तो ये जो लैंड एरिया है आपका, ये आपके 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ है, तो इसकी जो जानकारी दिया गया है वो है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से। ठीक है, ये भारत के भूगोल की जानकारी देता है, भारत के क्षेत्र की जानकारी देता है। ठीक है, इन तीनों के मध्य। तो याद रखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा सकता है, तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके दिमाग पे रहना चाहिए कि इसको किसने लिखा है, तो नहीं जानकारी है, पहला आंसर यही है, और दूसरा है कि आपको इसमें क्या जानकारी मिलती है, तो ये भारत के भूगोल की जानकारी देता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो देखिएगा पेरिप्लस मतलब होता है नौका चाल का चार्ट, एरिथ्रियन सी
लाल सागर का क्षेत्र, ठीक है। तो वहां पर देखिएगा जो पूरा भारत का जानकारी, मतलब यहां से पूरा का पूरा आने का जानकारी है लाल सागर के पास से, ठीक है, रेड सी के पास से, तो ये पूरी जानकारी भारत संबंध में देता है। याद रखिएगा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के बारे में, ठीक है। इस पुस्तक से जानकारी प्राप्त होती है भड़ौच गुजरात में मिनांडर के सिक्के प्रचलित थे, ठीक है। यानी भारत के क्षेत्र में मिनांडर का अस्तित्व कहां से कहां तक था। तो भड़ौच जो क्षेत्र है आपको पता होगा, इसको भुरुच भी कहते हैं, अभी वर्तमान में भुरुच कहते हैं, याद रखिएगा भड़ौच भुरुच, ठीक है। ये भुरुच बेसिकली क्या है, आपको ये नाम परमानेंट याद रखना है, क्योंकि आपको बार बार गुजरात का एक ऐसा जगह जहां से नर्मदा नदी अरब सागर में गिरता है, आपसे पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी का जो अंत है वो कहां पर होता है, तो भुरुच में होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये गुजरात के बाद जो है ये शामिल होता है किसमें, अरब सागर में जाता है, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है, भुरुच क्षेत्र जो है ये गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है। और यहीं पर किसके सिक्के प्राप्त हुए थे, मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे जानकारी मिलती है कि भारत में गुजरात क्षेत्र तक इसका अस्तित्व था, ठीक है। चलिए, मिनांडर ने भारत में दूसरी बार यवन आक्रमण किया था और परिणाम हार गया था, और किसने हराया था, सुंग वंश के शासकों ने हराया था, ठीक है। तो मिनांडर के संबंध में आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि कोई आया और गया, लेकिन मिनांडर जो है यहाँ पर याद रखना है आपको कि गुजरात तक के क्षेत्र में इसकी जानकारी मिलती है, यानी कि इसने सिकंदर से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा किया था आपके भारत में, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा इसके बाद दूसरी शाखा आती है, तो इसे हम कल पढ़ने वाले हैं, कल ये टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, क्योंकि देखिए कहानी के साथ साथ इसमें हम लोगों ने फैक्ट डाला है, ठीक है, बहुत सारे फैक्ट हैं। लगभग आज के टॉपिक से आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इन 10 क्वेश्चनों में सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला कि हिंद यवन आक्रमण में सबसे पहला वंश कौन सा था, डिमेट्रियस वंश, ठीक है, ठीक है, डिमेट्रियस वंश याद रखिएगा, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, पेरिप्लस से संबंधित 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके इसके संबंध में, ठीक है। तीसरा, डिमेट्रियस वंश के द्वारा भारत में कौन सी लिपि जो है ये साक्षात्कार हुई है, तो खरोष्टी लिपि के बारे में जानकारी रखिएगा, ठीक है। तीसरा, इसके समय जो है सिक्के किस कला से संबंधित थे, तो गंधार शैली से संबंधित थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चन जो है यहां पर बनेंगे, और नेक्स्ट जो गुरुवार आएगा उस समय में आपको पूरा का पूरा जो मौर्योत्तर काल है इसके 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। यानी आज जो क्वेश्चन मिलेगा 100 क्वेश्चन, ये आपके मौर्य काल या महाजनपद काल का होगा। इतने सारे के होंगे, ठीक है। आज के 100 क्वेश्चन किसके होंगे, महाजनपद काल और मौर्य काल से होंगे। 100 क्वेश्चन पूरे मिलेंगे इसमें, ताकि आप पढ़कर ये भी तय कर पाएं कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी मिलेगा आपको। लेकिन अगले गुरुवार तक आपको मौर्योत्तर काल, चूंकि हम लोग अगले गुरुवार तक कहां पहुंच चुके होंगे, तो हो सकता है आपका गुप्त साम्राज्य खत्म कर चुके होंगे, यानी प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो चुका होगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट भी करना है हमको और समझते जाना है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूं, क्योंकि आपके पास एक अच्छा फैसिलिटी है कि आप इस वीडियो को अपने मोबाइल पर सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि प्राचीन भारत के इतिहास में कुछ भी याद नहीं हुआ है, तो वापस अपना मोबाइल खोलिए, ऐप खोलिए और उसमें आप इस वीडियो को वापस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो आपके मोबाइल पे सेव हो रहा है अभी भी, वर्तमान में भी, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। कल फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आगे स्टार्ट करेंगे।